लखनऊ से बड़ी खबर, कल्पतरू ग्रुप पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कल्पतरू ग्रुप पर ईडी ने शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर संपत्ति अटैच की गई है। 6 करोड़ 17 लाख की 3 संपत्तियां अटैच हुई हैं। अहमदाबाद और यूपी के कन्नौज में संपत्तियां अटैच की गई हैं और तीनों संपत्तियां जमीन के रूप में हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कल्पतरू ग्रुप पर ईडी ने शिकंजा कसा है। बढ़ते आगे संभल से अगली खबर, जहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च लगातार जारी है। कल है अलविदा जुम्मे की नमाज और नमाज को लेकर संभल में अलर्ट जारी किया गया है। सड़कों और घरों की छतों पर नमाज नहीं होगी और लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फ्लैग मार्च के दौरान की। न्यूज़ 18 आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है संभल की। कल अलविदा जुम्मे की नमाज होनी है और उससे पहले सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम यहां पर देखे जा रहे हैं। संभल में पुलिस का फ्लैग मार्च हमने आपको दिखाया। बढ़ते आगे और अगली खबर आपको बता दें, कल जुम्मे की नमाज होनी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। कल 9 कंपनियां पीएसी की यहां पर तैनात रहेंगी, साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन भी रहेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ड्रोन के जरिए भी पुलिस की पैनी नजर रहने वाली है। वहीं मुस्लिम समाज भी कल जुम्मे की नमाज की तैयारियों में लगा हुआ है। 45 पे नमाज होगी। इस सिलसिले में लोगों से ये अपील इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने की है कि बड़ी तादाद में जामा मस्जिद में और मसाजिद में नमाज अदा की जाए और नमाज के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की के साथ साथ फ़लस्तीन में जो जुल्म और ज़्यादती ढाई जा रही है उस सिलसिले में खुसूसी दुआएं करें कि अल्लाह फ़लस्तीन में हर तरीक़े से अमन अमान कायम करें। और उसी के साथ साथ जो वक्फ़ बिल का मसला है वो भी अल्लाह ताला हल करे और कोई भी ऐसा कानून ना बने जो कि अपने औक़ाफ़ के लिए नुकसानदेह हो। और इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये अपील की है कि ये बिल पास ना किया जाए बल्कि जो पुराना कानून चल रहा है उसी को इम्प्लीमेंट रहने दिया जाए। अलविदाई जुमा है और इस वक्त रमज़ान रुखसत हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे शहर लखनऊ में और पूरे मुल्क में ज़बरदस्त तरीके से सारे मुसलमान भाई हमारे अलविदाई जुमा पढ़ते हैं और हर मस्जिद जो है पूरी तरीके से पैक रहती है, भरी रहती है। मैं इसमें ये अपील करना चाहता हूँ कि अमन व अमान कायम रखें, आपसी भाईचारा कायम रखें। और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया इस बात को देख रही है कि मुसलमान क्या कर रहा है। लिहाजा मुझे अपने मुसलमान भाइयों से ये कहना है, क्योंकि पूरी दुनिया में अलविदाई जुमा होगा, लिहाजा मुझे अपने मुसलमान भाइयों से कहना है कि आपसी अमन व अमान को और आपसी जो हालात हैं इसको बेहतर से बेहतर बनाएं। लखनऊ में कल अलविदा के नमाज के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पूरे जनपद में सभी थानों ने और सभी अधिकारियों ने संबंधित जिम्मेदार लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर ली है। साथ ही साथ पूरे ज़िले में 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और करीब 9 कंपनी पीएसी ये तैनात किए गए हैं। जो पश्चिम क्षेत्र में जो हमारा मुख्य अलविदा की नमाज जहां होंगी उसके लिए किए गए हैं। ट्रैफिक के द्वारा ट्रैफिक डाइवर्जन कराया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जनता के व्यक्ति को असुविधा न हो। और प्रत्येक थाने के स्तर पर हर एक जगह जहां जहां भी अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी वहां पुलिस पर तैनात करने के निर्देश दे दिए गए। कल अलविदा जुम्मे की नमाज होनी है, लिहाजा जुम्मे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मेरठ में भी नमाज को लेकर मस्जिदों में खास हिदायतों के बैनर लगाए गए हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि सड़क पर कोई नमाज ना पढ़े। में आप देखिए कि किस तरह से ये गुजारिश की गई है कि जिला प्रशासन मेरठ द्वारा जारी हिदायतों के मद्देनजर सभी नमाजियों से ये गुजारिश की जाती है कि वे मस्जिद के बाहर नमाज की नियत न बांधें
दूर दूर से नमाजी आते हैं और नमाज अदा करते हैं। और अब जबकि अलविदा जुमे की नमाज है तो अलविदा जुमे की नमाज को लेकर के यहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इमरान मस्जिद है, शहर के बीचों बीच ये मस्जिद है और ये रोड भी आप दिखाइए कि किस तरह से चलती हुई ये रोड है। और यकीनन बहुत वर्षों पहले यहाँ के लोगों ने पहल की कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर फुल प्रूफ की गई हैं। कल जुम्मे की नमाज होनी है, लिहाजा नमाज को लेकर तैयारी चल रही है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं संभल, लखनऊ और मेरठ की तस्वीर। अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं कि किस तरह से जुम्मे की नमाज को लेकर तैयारी चल रही है। मेरठ पुलिस के सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त निर्देश का केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए पुलिस के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने यूपी पुलिस के इस आदेश की तुलना ऑरवेलियन 1984 की पुलिसिंग से कर दी है। दरअसल मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज अदा करने वालों के पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द होने की चेतावनी दी है। वहीं जयंत चौधरी ने अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल की एक किताब 1984 का जिक्र कर इस फैसले का विरोध किया है। ईद की तैयारियों के बीच संभल में पुष्प वर्षा की अनुमति मांगी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता ने ईद पर संभल में पुष्प वर्षा कराने की अनुमति प्रशासन से मांगी है। समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान ने कहा कि प्रशासन अपने खर्चे पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराए, नमाजियों पर फूलों की बारिश कराई जाए। इससे हौसला बढ़ता है आदमी का कि हमारे प्रदेश और देश में कि ये क्योंकि अच्छी बात है, एक मोहब्बत का सिर पे उसके फूल गिरेगा तो उसका चेहरा आराम बहुत ज्यादा खिल जाएगा और वो दिल में भी सोचेगा अपने कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ हम में आपस में कितनी मोहब्बतें हैं। तो उसको लेके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। ये मैंने मिलने का भी प्रयास किया था, फोन भी किया था कि कुछ उलमा और हम लोग उनसे मिलना चाहते थे इस बात को लेके, लेकिन कोई बात नहीं, समय नहीं मिल पाया तो मैंने चिट्ठी लिखी है उन्हें। इनके द्वारा एक अभी ज्ञापन दिया गया है और इसमें इस अनुमति का के विषय जिक्र किया गया है कि ईद के दिन ईदगाह पर और आसपास के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किया जाए नमाजियों पर। तो अभी उनसे मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या यह पूर्व से यहाँ पर होता आया है। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि पूर्व से यह नहीं होता आया है, लेकिन इस वर्ष वो शुरू करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसकी जांच कराएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र आता है तो पहले जांच की जाती है, फिर उसमें जो भी निर्णय होता है वो लिया जाता है। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 9 दिन तक कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर हापुड़ पहुंचे मंत्री ने एसपी हापुड़ को मंच से ही निर्देश दिया कि नवरात्र में मीट की दुकानों को सख्ती से बंद कराया जाए। इसके लिए 2 दिन में पूरी कार्य योजना बनाई जाए। बंद कराइए, उसको बंद कराइए सकते 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना। सच्चे कराइए, उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना। उधर नवरात्र से पहले उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानों पर बैन की मांग तेज हो गई है। भारतीय किसान मंच और गौ सेवा परिषद ने सीएम योगी से नवरात्र में मीट की दुकानें बंद रखवाने की मांग की है। भारतीय किसान मंच ने मांग की है कि नवरात्रि आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, खासतौर पर मंदिरों के आसपास मांस विक्रेताओं पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान को लेकर तीखा सियासी घमासान छिड़ चुका है। अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार भी सामने आया। बीजेपी ने अखिलेश के दुर्गंध वाले बयान पर सवाल पूछे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समाजवादी पार्टी का जिस प्रकार का इतिहास है, हमेशा उन्होंने हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हमारे देव स्थान, हमारे मठ मंदिर, हमारे साधु संतों के बारे में जिस प्रकार से टिप्पणी को करते रहे हैं, वो उनका चरित्र है
और प्रदेश की जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश में कानून का राज है। कि हम लोग कृष्णवंशी हैं तो गौ के संरक्षण के लिए इस तरह की गौशाला बना रहे, आगे भी बनाएंगे। और मुझे लगता है कहीं न कहीं जो अखिलेश यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी XYZ हो, उनके समर्थक सहयोगी दल हो, ये सभी न सभी कहीं न कहीं मुझे लगता है कृष्णवंशी या कृष्णवंशी और रामवंशी नहीं है। ये मुझे लगता है कहीं न कहीं ये कंसवंशी है। उनका अपना बयान है, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। किसी को क्या पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है। हमें संविधान पसंद है और संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू है, उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जब तक भारत रहेगा, जब तक गौ माता रहेगी। और ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी गाय में आस्था ना हो और हिंदुस्तान में ना रहता हो। तो गौशालाएं बहुत अच्छा है। और जहाँ तक हम जानते हैं, हम सब ऐसे जितने लोग खड़े हैं, गाय से और जो उससे जुड़ी चीज़ें हैं, चाहे खेती के लिए हो, चाहे दूध की व्यवस्था हो, सब उनसे जुड़े हुए हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि पिछले 8 सालों में प्रदेश में केवल विकास हुआ है, अपराध पर रोक लगी है। देखिए, जिसका परिणाम आपके सामने है, जनता के बीच में जब ये बात गई है तो जनता ने इस बात को स्वीकारा है कि 8 साल में जो प्रदेश में दंगे होते थे वो दंगे खत्म हो गए, बंद हो गए। कर्फ्यू लगते थे वो बंद हो गए। जो अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, अब उन पे बड़े पैमाने पर लगाम विराम लगा, अंकुश लगा है। जो किसान सम्मान निधि जो बीच में बिचौलिए थे वो बंद हो गए हैं, सीधे खाते से खाते जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जो बना है, सीधे गरीब उसका लाभ ले रहा है। राशन सीधे उसके दस्तखत पे ही राशन अंगूठा लगाने पर, या उसका अगर अंगूठा नहीं काम कर रहा है तो जो विकल्प है वहाँ तक पहुँच रहा है। किसान की नई तकनीकी आ गई। आज जो नहरों में पानी की समस्या, जो नहरें पूर्ण नहीं थी, उसको पूर्ण कराने का काम आगे बहुत बढ़ा है। संभल की शाही जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली को झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब 2 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि संभल में पिछले साल नवंबर में हिंसा मामले को लेकर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। जफर अली पर हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। आज माननीय न्यायालय में एडीजे सेकंड साहब की कोर्ट में निर्भय नारायण जी की है। उन जफर अली जो जामा मस्जिद के सदर हैं, उनके अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र और नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई है। विवेचक महोदय के द्वारा अभी उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। केस डायरी माननीय न्यायालय में नहीं आ पाई, तो जफर अली के अधिवक्तागण के द्वारा ये प्रयास किया गया कि हम उनकी अंतरिम जमानत माननीय न्यायालय से ले लें, लेकिन जो उन्होंने तर्क प्रस्तुत करे माननीय न्यायालय के समक्ष, उससे माननीय न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने माननीय न्यायालय ने उनका जो अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र था उसे निरस्त कर दिया। क्या अगली डेट लगी है? अगली डेट रेगुलर बेल पे सुनवाई के लिए उनकी लगी हुई है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल में माननीय न्यायालय में केस डायरी हमने मंगाने के लिए प्रयास करेंगे हम लोग, और जब केस डायरी आ जाएगी तो उनके रेगुलर बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मिर्जापुर के BLJ ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने स्टॉल का निरीक्षण भी किया और इस दौरान महाकुंभ की लघु फिल्म दिखाई गई। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को गिनवाया है। समय ऐसा भी था, एक दिन की घटना है, 3 वर्ष पहले की। मैं भौचक था। एक ही दिन में आकाशीय बिजली से उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लोगों की दुखद मौत हुई थी और उसमें सर्वाधिक मौत मिर्जापुर जिले में थी। मैं भौचक था। मैंने विभाग की बैठक ली, SDMA की बैठक लेकर के मैंने विभाग से कहा, मैंने कहा भाई ऐसे नहीं चल सकता, आकाशीय बिजली गिरने वाली है, ये तत्काल नहीं घटित होता है। मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की है। विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर अफसरों से फीडबैक लिया गया। सीएम योगी ने आगामी नवरात्र पर तैयारियों को लेकर भी जानकारी ली है।
नवरात्र मेले को लेकर अफसरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। दस वर्ष के अंदर मिर्जापुर जनपद की कायाकल्प हुई है। बाणसागर की परियोजना पूरी हुई, मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बना और मां विंध्यवासिनी मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण होने के साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर त्रिकोण दर्शन की बेहतर सुविधा के लिए, यहाँ के सुंदरीकरण के लिए, अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिए इस बार भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग के 283 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इनका चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया गया है। लखनऊ लोक भवन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि 8 साल में लगभग 8.5 लाख नौकरियां दी गई हैं और आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन के रूप में सपोर्ट करने के लिए तैयार है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वे लोग ये मानते हैं कि साहब ये तो मेरा अधिकार था, अब ड्यूटी न करना मेरा दूसरा अधिकार हो गया है। तो ये न होने पाए। याद रखना, जैसा करेंगे वैसे फल पाएंगे। हमें अपने देश के लिए काम करना है और देश की सेवा नारों से नहीं होती है, भाषणों से नहीं होती है, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से होती है। और कर्तव्य जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वहां पे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर लीजिए। कल के लिए मत छोड़िए कोई भी काम। कल के लिए कोई भी कार्य छोड़ने का मतलब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जो कल करना है उसको आज ही निपटा डालो। आज संसद में मेरठ सांसद अरुण गोविल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अरुण गोविल की पत्नी और बेटी भी मौजूद रही, जहां पर पीएम से मुलाकात के बाद अरुण गोविल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर फोटो भी पोस्ट की है। तो मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। संसद में अरुण गोविल ने मुलाकात की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उसके बाद तस्वीर साझा की है। अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, जहां पर गृहमंत्री ने विशेषाधिकार उल्लंघन नहीं किया है, ये भी कहा गया कि जयराम रमेश ने राज्यसभा में दरअसल नोटिस दिया था, जिसके बाद कांग्रेस के प्रस्ताव को सभापति धनखड़ ने खारिज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से 25 मार्च को पीएम केयर फंड को लेकर एक बयान दिया गया था कि किस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में प्रधानमंत्री राहत कोष के बोर्ड में कांग्रेस अध्यक्ष को बैठाया जाता था, जबकि मोदी सरकार में ऐसा नहीं होता। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया था, जिस पर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सदन में दिए गए अपने भाषण को प्रमाणित करने के लिए 24 जनवरी 1948 की एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति सभापति को सौंपी है, जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री राहत कोष का गठन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को इसके प्रबंधन बोर्ड का सदस्य बनाया था। This notice has been given by Shri Jairam Ramesh under Rule 188 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States Rajya Sabha against Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs. Shri Jairam Ramesh has in particular indicated that on 25th March 2025, Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs, while replying to the debate on the Disaster Management Bill 2024, had inter alia stated as follows. On record, this is a serious matter and I have very frequently noticed
that with respect to breach of privilege notices, which I'll come a little later, we need to evolve our protocol. Honorable members, this has found wide traction in media. If a communication is sent to the chair, as has been indicated in the bulletin, and a long-standing practice, it should not get publicity. Ultimately, the chairman or the house has to take a call. But the traction has been very widespread. इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल लोकसभा में पास हुआ। इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल पर शाह ने जवाब दिया है। भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, ये अमित शाह की ओर से कहा गया। और ये देश धर्मशाला नहीं है, कानून का पालन जरूरी है। बंगाल सरकार की वजह से घुसपैठिए आ रहे हैं, ये सभी बातें अमित शाह की ओर से कही गई हैं। बाहर गए 3 इसमें प्रवेश निषेध का प्रावधान है, कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। मान्यवर, इसके साथ राजधानी लखनऊ के राष्ट्रीय बाल गृह निर्वाण रिहैब सेंटर में फूड पॉइजनिंग की वजह से 4 बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चियां भी शामिल हैं और इन बच्चों की मौत अलग अलग अस्पतालों में हुई है। करीब 16 बच्चों को अभी भी अस्पतालों में रखा गया है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। ये मामला 23 मार्च का है, जब शाम को खाना खाने के बाद बच्चे बीमार होना शुरू हुए। उन्हें जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनकी हालत गंभीर थी। पहले 2 दिन 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी और जब ठाकुरगंज के टीबी हॉस्पिटल में चौथे बच्चे की मौत हुई तो ये मामला सामने आया। उधर लखनऊ के लोकबंधु हॉस्पिटल में बीमार बच्चों को देखने के लिए डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अगर लापरवाही हुई होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों को फूड पॉइजनिंग से खाने से दिक्कत हुई है। बच्चों को गहन चिकित्सा में रखा गया है। हम लोग स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बच्चों को जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी हमने मंगाया है। किस बच्चे में पहले से कोई बीमारी तो नहीं थी और सभी बच्चों को स्वस्थ करके हम उनके स्थान पर वापस भेजेंगे और स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। बच्चों की सभी बच्चों की हालत स्थिर है। प्रशासन डे 1 से ही एक्टिव हुआ। जैसे ही हमारे नॉलेज में आया हमने तुरंत रूप से उनको भर्ती कराया। 4 बच्चे बलरामपुर में भी रहे और 1 बच्चा अभी मैं देख के आ रही हूँ, बल्कि 1 बच्चे को कल ही रिलीज कर दिया गया है। एकदम इफेक्टिवली जो है इलाज चल रहा है। हमारी डॉक्टर्स की जो टीम है बहुत अच्छे से उनका ध्यान रख रही है। और मेरठ से अगली खबर, सौरभ मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साहिल और मुस्कान को वकील मिल गया है कि रेखा जैन अब लड़ेंगी साहिल और मुस्कान का केस। बिना फीस मुकदमा लड़ेंगी रेखा जैन। जिला विधिक प्राधिकरण ने रेखा जैन को नामित किया है। सौरभ के परिजनों ने अभी तक वकील फाइनल नहीं किया है। और बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर गन्ने की फसल में अचानक से आग लग गई। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से आग लगी है। आग लगने से 20 बीघा गन्ना जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। संदना थाना क्षेत्र की ये घटना बताई गई।